नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह है संविधान का परिचय। संविधान का परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम इस टॉपिक पर काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। संविधान का परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान का परिचय। संविधान का परिचय। संविधान का परिचय अर्थात संविधान किसे कहा जाता है। संविधान किसे कहा जाता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि नियमों एवं कानूनों के विस्तृत आलेख को संविधान कहा जाता है। अर्थात नियमों कानूनों का एक ऐसा आलेख जिससे किसी भी देश की सरकार का सुचारू रूप से संचालन होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि संविधान एक विधिक, कानूनी या लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक विधिक दस्तावेज है, एक कानूनी दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। संविधान में केवल मूल नियम ही दिए हुए मूल नियमों का ही उल्लेख हमें मिलता है। संविधान में हमें केवल मूल नियमों का ही उल्लेख प्राप्त होता है। अर्थात इन मूल नियमों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी संसद देश के नागरिकों के लिए नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है। और जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उन कानूनों की नियमावली अलग होती है। संविधान में केवल मूल नियमों का ही उल्लेख है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है अर्थात संविधान के प्रकार। तो संविधान मूलतः दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित और एक अलिखित। लिखित और अलिखित। संविधान मूल रूप से दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। यदि हम लिखित संविधान के उदाहरण की बात करें तो जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। भारत का संविधान लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। अमेरिका और भारत में जो देश के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं अर्थात राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट, उसका चुनाव होता है अर्थात वो निर्वाचित होते हैं। जबकि ब्रिटेन के अंदर जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है अर्थात राजा के मरने के पश्चात उसका पुत्र ही राजा बनेगा। तो संविधान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, लिखित और अलिखित। अब हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ हुआ। अर्थात विश्व का प्रथम संविधान किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम संविधान किसे माना जाता है? तो बेबीलोनिया
बेबीलोनिया की हम्मुरबी संहिता को विश्व का प्रथम संविधान माना जाता है। विश्व का प्रथम संविधान किसे माना जाता है? बेबीलोनिया की हम्मुरबी संहिता को। बेबीलोनिया की संहिता हमें सूसा ईरान से प्राप्त हुई है और वर्तमान में यह संहिता लुर्वे ये पेरिस में है। वर्तमान में बेबीलोनिया की जो संहिता है वो पेरिस के लुर्वे संग्रहालय में सुरक्षित है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो विश्व का सर्वप्रथम संविधान किसे माना जाता है? बेबीलोनिया की हम्मुरबी संहिता को। अब विश्व का सबसे बड़ा व छोटा संविधान किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा व सबसे छोटा संविधान किस देश के संविधान को माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो भारत के संविधान को माना जाता है और विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको के संविधान को माना जाता है। मोनाको जो है यूरोप महाद्वीप के अंदर एक छोटा सा देश है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत के संविधान को माना जाता है और विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश के संविधान को माना जाता है? मोनाको। इसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र और विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना व सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र कौन सा है? लोकतांत्रिक राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र अमेरिका है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत। अमेरिका को लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थात लोकतंत्र की जन्मस्थल ही अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र कौन सा है? भारत। इसके बाद हम कुछ 3 महत्वपूर्ण डेट्स हैं, उन डेट्स पर भी बात कर लेते हैं। छब्बीस नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 2015। आप सभी जानते होंगे 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ? संविधान पारित हुआ और न केवल पारित हुआ बल्कि आंशिक रूप से लागू भी हुआ। 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ? संविधान को पारित किया गया, वह आंशिक रूप से लागू भी किया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब ये आंशिक रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू, ये है क्या? ये 2 महीने का डिले क्यों किया गया? दरअसल इसके पीछे एक ऐतिहासिक रीजन है। वो क्या है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहां पे हुआ था? लाहौर में, रावी नदी के तट पे हुआ था। कहां पे हुआ था ये? रावी नदी के तट पर हुआ था। और इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह की थी पंडित जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इस लाहौर अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 26 जनवरी 1947 तक 26 जनवरी 1947 तक प्रत्येक वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और आप सभी जानते हैं कि हम आज़ाद कब हो गए? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया। अब एक देश में दो स्वतंत्रता दिवस तो हो नहीं सकते, क्योंकि 26 जनवरी के दिन की एक ऐतिहासिक महत्वता थी और हमारे संविधान निर्माता भी इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन बनाना चाहते थे। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से कंप्लीट होने के बावजूद इसे 2 महीने डिले किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना। गणतांत्रिक राष्ट्र बना क्योंकि इसी दिन भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया था। इसी वजह से भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यह 2 महीने का डिले क्यों किया गया। अब हम बात करते हैं 26 नवंबर 2015। तो 26 नवंबर 2015 को क्या हुआ? 26 नवंबर 2015 से भारत में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया गया। 26 नवंबर 2015 से 26 नवंबर के दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इससे पूर्व 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। इससे पूर्व 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था और विधि दिवस के रूप में मनाने का जो सुझाव है वो एक प्रख्यात विधिवेता थे लक्ष्मीमल सिंघवी, इनके द्वारा दिया गया था। विधि दिवस के रूप में मनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? विख्यात विधिवेता डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। लेकिन 26 नवंबर 2015 से विधि दिवस के स्थान पर 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हुआ क्या कि 2015 का जो वर्ष था वो डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष था। 2015 का वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष था और एक बीजू जनता दल के एक सांसद थे भर्तृहरि महताब, इनके द्वारा एक सुझाव सरकार को दिया गया कि 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। सरकार ने भर्तृहरि महताब के सुझाव को मान लिया और संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हुई। हमारे सभी सांसदों ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तो ये सारी इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैंने आपको बता दिया, आप इसको ध्यान रखें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप 26 नवंबर 1949 मत लगा दें, 1949 मत लगा देना, 2015 भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? 2015 से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना।
अब आगे बात करते हैं अपन कि वर्तमान में भारतीय संविधान में, यानी मूल संविधान और वर्तमान संविधान, मूल संविधान और वर्तमान संविधान, अनुच्छेद, अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियों की संख्या कितनी है, इस पे बात कर लेते हैं अपन। तो मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो थी 395, भाग 22 यानी 22 और अनुसूचियां 8 यानी 8। वर्तमान की यदि हम बात करें वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है, भाग 22 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब यहां पे आपको काफी कंफ्यूजन है, कई स्टूडेंटों के सवाल भी आते हैं कि सर अनुच्छेदों की संख्या 450 से, किसी बुक में 460, कहीं पे 475, अलग अलग जगह अलग अलग संख्या आपको मिलेगी और भाग 25 मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इधर तो आपको कोई समस्या नहीं है। इधर जो अनुच्छेदों की संख्या है यह वर्तमान में 395 ही है। अनुच्छेदों की संख्या में संख्यात्मक रूप से किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है, पहली बात। यानी कहीं किसी भी बुक में आपको यह नहीं मिलेगा कि अनुच्छेद 396 में यह प्रावधान है, अनुच्छेद 400 में यह प्रावधान है, अनुच्छेद 410 में यह प्रावधान, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी आर्टिकल्स जोड़े गए, जो भी अनुच्छेद, वो ABC के क्रम में जोड़े गए हैं। जो भी नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो ABC के क्रम में जोड़े गए हैं। अलग से कोई अनुच्छेद संख्यात्मक रूप में वृद्धि नहीं हुई है। इस वजह से अनुच्छेदों की संख्या 395 है, इसको आप ध्यान रखें। ऐसे ही भाग में, भाग भी 22 है, क्योंकि भाग में भी संख्यात्मक रूप में वृद्धि नहीं हुई है। जो भी भाग जोड़े गए हैं, जैसे 4 का, भाग 4 का, भाग 9 का, 9 ख, 14 का, इस प्रकार से जोड़े गए हैं। तो यहां पे भी संख्यात्मक रूप में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जहां तक अनुसूचियों की बात है, अनुसूचियों में संख्यात्मक रूप में वृद्धि हुई है। अर्थात मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। आप सभी जानते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आपका मैंने कंफ्यूजन कुछ हद तक दूर किया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं भारतीय संविधान पर प्रभाव। किसका प्रभाव पड़ा? तो भारतीय संविधान पर मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक का पड़ा है, मुगल काल, और सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश काल का पड़ा है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ब्रिटिश काल का सर्वाधिक प्रभाव। अब यदि आपने मौर्य काल की जैसे अपन बात करें तो आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा। कौटिल्य के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था अर्थशास्त्र, जो कि राज व्यवस्था के ऊपर लिखित एक प्राचीनतम रचना है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन करता है और विस्तृत वर्णन करता है। अर्थशास्त्र में जैसे 18 तीर्थों का उल्लेख है, 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, यानी जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी और निम्न स्तरीय पदाधिकारी, जैसे वर्तमान में IAS और RS होते हैं, इनको अपन मंत्री और इनको सचिव भी कह सकते हैं। यानी मंत्री और सचिवों के माध्यम से शासन को चलाने की जो प्रणाली है उसका विकास मौर्य काल में हो चुका था। तो मौर्य काल
का भारतीय संविधान पर, भारतीय प्रशासन पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक और अवधारणा है मौर्य काल की लोक कल्याण की अवधारणा, यानी वर्तमान में जो हमारे भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो आपने अशोक के धम्म के बारे में सुना होगा। धम्म क्या था? धम्म प्रजाहित जन कल्याण का ही सिद्धांत था एक तरह से। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो वर्तमान अवधारणा है वह भी मौर्य काल से प्रभावित है। और एक सिद्धांत और है धार्मिक सहिष्णुता की नीति, यानी धर्मनिरपेक्षता की जो वर्तमान हमारी नीति है, यह भी एक तरह से मौर्य काल से प्रभावित है। अशोक स्वयं अपने अभिलेखों के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। और मुगल काल का भी प्रभाव है और ब्रिटिश काल का भी भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश काल का क्या प्रभाव, इसको अभी अपन आगे बात करेंगे इस पर। इसके बाद हम बात करते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में कई यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। 16वीं 17वीं शताब्दी में कई यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। और इन व्यापारिक कंपनियों में से एक व्यापारिक कंपनी इतना आगे तक चली गई कि उसने भारत में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और न केवल साम्राज्य खड़ा किया, अपितु वह कंपनी भारत की शासिका बन बैठी। वो कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में कब आई? 1600 ईस्वी में आई। अब आप कल्पना करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस लिए आई थी? व्यापार करने, कोई आक्रांता के रूप में नहीं आई थी। आपको पता होगा कि प्राचीन और मध्यकाल में हमारे भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए। जैसे प्राचीन काल की मैं बात करूं, ईरानी आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण जो कि सिकंदर का एक बहुत बड़ा आक्रमण था। गुप्त काल में हूण आक्रमण हुआ, मध्यकाल में अरब आक्रमण, फिर मंगोल आक्रमण, इतने भीषण आक्रमण हुए। लेकिन वो आक्रांता भारत को अपने अधीन नहीं कर पाए। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आती है और व्यापार करते करते ये कंपनी भारत की शासिका बन बैठती है। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? अंग्रेज भारत में किस प्रकार से स्थापित हुए, इस पे अपन आगे बात करते हैं। तो एक मुगल बादशाह है फर्रुखसियर। इसने क्या किया? 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में क्या प्रदान कर दिया? दस्तक। इसका मतलब होता है कर मुक्त व्यापार। कितने रुपए के बदले? 3000 वार्षिक। फर्रुखसियर जो कि मराठों के सहयोग से मुगल बादशाह बना था, इसने क्या किया? 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक यानी 3000 रुपये वार्षिक लेकर के अंग्रेजों को दस्तक प्रदान कर दिया। अर्थात बंगाल में कर मुक्त व्यापार अंग्रेज कर सकते हैं। यह सुविधा इन फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को दी गई। अब अंग्रेजों को जब ये सुविधा मिल गई तो अंग्रेज आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं। अंग्रेज जब आर्थिक रूप से सशक्त हुए तो उन्होंने अपनी सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाना शुरू किया।
कई जगह पे अंग्रेजों के द्वारा किलेबंदी शुरू कर दी गई। इसके बाद में 3 महत्वपूर्ण युद्धों की चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा, जिनका अंग्रेजों के स्थापित होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन युद्धों की जैसे 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1761 में एक युद्ध हुआ, पानीपत का थर्ड युद्ध। पानीपत का थर्ड युद्ध। और 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। देखिए भाई, प्लासी का युद्ध जो है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य होता है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य होता है। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता बंगाल में स्थापित हो जाती है। वह क्या कि सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। अंग्रेजों ने इस मीर जाफर को क्या दिया, लालच दिया। क्या लालच दिया कि सिराजुद्दौला के बाद आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाए जाने का लालच दिया गया। मीर जाफर इस लालच में, अंग्रेजों के दिए गए लालच में पड़ गया और मीर जाफर के साथ और बंगाल के कई बड़े बड़े सेठ और लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए, जो कि सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा रचा गया। आखिरकार सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार जाता है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता बंगाल में स्थापित हो जाती है। मीर जाफर नवाब बनता है और मीर जाफर अंग्रेजों को और काफ़ी सारी सुविधाएं देता है। अंग्रेज और ज़्यादा सशक्त होते हैं, और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध और होता है, वो होता है पानीपत का थर्ड युद्ध। पानीपत का थर्ड युद्ध। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के मध्य होता है। अहमद शाह अब्दाली वो मराठों के मध्य होता है। अब इस युद्ध से अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के हारने के कारण अंग्रेजों को बेनिफिट होता है। क्योंकि जब अंग्रेज भारत में स्थापित होने का प्रयास कर रहे थे तो उस समय भारत में 2 बड़ी शक्तियां थी, एक तो मुगल और दूसरे मराठे। एक तो मुगल थे और दूसरे मराठे थे। अब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य लगातार पतन की ओर जा रहा था और मुगलों से जो राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुई, उस राजनीतिक रिक्तता को भरने का यदि सामर्थ्य किसी में था तो वो मराठों में था। मराठे काफ़ी ज़्यादा इस समय शक्तिशाली थे और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यदि इस युद्ध में यानी पानीपत के थर्ड युद्ध में मराठे जीत जाते तो शायद अंग्रेजों को भारत में स्थापित होने का मौका नहीं मिल पाता। मराठों की इस पानीपत के थर्ड युद्ध में भीषण पराजय होती है और जिसका बेनिफिट सीधा अंग्रेजों को मिलता है। अब बात करते हैं अपन बक्सर के युद्ध की, जो कि 1764 में लड़ा गया। यह युद्ध एक गुट का निर्माण हुआ। एक तो शाह आलम द्वितीय सेकंड, ये भारत का मुगल सम्राट है। भारत का कौन है ये? भारत का मुगल सम्राट। भारत का मुगल सम्राट। और दूसरा है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब है।
अवध का नवाब। और एक और है बंगाल का अपदस्थ नवाब, यानी बंगाल से को ये छोड़ चुका है। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर के एक गुट का निर्माण किया और अंग्रेजों और इस गुट के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि इस गुट के द्वारा यह तय किया गया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, एक प्रयास था ये। लेकिन आखिरकार इन तीनों बड़ी शक्तियों की इस युद्ध में हार होती है। अब अंग्रेज सर्वे सर्वा बन चुके हैं, अंग्रेज काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। अब इस युद्ध के बाद अंग्रेज देखो क्या करते हैं। बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, इस इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। यानी इन राज्यों में अंग्रेजों को कर वसूल करने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कहां पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब अंग्रेज और ज़्यादा ताकतवर होंगे, वो अपनी सैन्य क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक व्यवस्था गठित की गई जिसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। और ये द्वैध शासन कहाँ पे स्थापित किया गया? बंगाल में। द्वैध शासन के अंतर्गत होता क्या है कि शासन को दो अलग अलग भागों में बांटा जाता और दोनों ही तरह के शासन को अलग अलग तरह के व्यक्तियों के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे हम द्वैध शासन कहते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल से इस द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रख लेना। यानी अब बंगाल के नवाब के पास सैन्य मामले रहेंगे, जबकि राजस्व से संबंधित मामले वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। तो ये हमने आज बात की संविधान के परिचय पर, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।